मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। दो चीजें इंपॉर्टेंट मिल गई। पहला वो यूनिट वेक्टर है, सेकंड एक्स वाई प्लेन में है। अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो तो के वाला कंपोनेंट जीरो होता है, मतलब उसमें आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट है बस। दूसरी बात, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। तो यहां पे अल्फा भी गिवन है। कह रहे हो वेक्टर बताओ। अच्छा कैसा वेक्टर है? एक चीज समझ लो, मैंने पहले भी बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूं। अगर कोई नॉर्मल वेक्टर है तो आई जे के के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम डायरेक्शन रेशियोज। बट इफ दैट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, कैसा हो? वही डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एल एम और एन यूनिट वेक्टर में हमेशा वो डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कंपोनेंट्स। अगर मैं मान लूं कि लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी ए वेक्टर, तो दो तीन चीजें गिवन है। फर्स्ट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। सेकेंड बात, वो किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो जेड कंपोनेंट क्या होगा? के कैप के साथ आने वाला। यूनिट वेक्टर में सिंपल सी बात है, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप होता है। यहां एक्स वाई जेड नहीं होते, एल एम एन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं यूनिट वेक्टर में, सिर्फ यूनिट वेक्टर में। ठीक है, तो यहां पे के कंपोनेंट होगा नहीं, मतलब ये मेरा वेक्टर है जिसको मुझे ढूंढना है। तो वेक्टर ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? एल और, बस वेक्टर ढूंढने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एल और एम चाहिए। समझ गए बात को? एल क्या होता है? कॉस अल्फा। क्वेश्चन में अल्फा क्या गिवन है? अल्फा गिवन है 30 डिग्री। तो एल क्या होगा? कॉस अल्फा, मतलब कॉस 30 डिग्री, मतलब ये लो जी, एक कंपोनेंट तो मिल गया यहां वाला, एम बच गया। बस जैसे ही एम आया बात खत्म हो जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया यार, यही चाहिए बस। एज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होता है? एल स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, और एन क्या है? जीरो है ना, क्योंकि वेक्टर कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। यहां से एम स्क्वायर क्या आएगा? 1/4। एम क्या आ जाएगा? एम आया 1/2। सो ए वेक्टर क्या बन गया? √3/2 प्लस 1/2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स and magnitude of the vector joining the points p x1 y1 z1 and q x2 y2 z2। कौन सा वेक्टर बनाना है? joining p and q। तो वेक्टर pq होगा या qp होगा? pq होगा। pq वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q कैसे आएगा? उसके कोऑर्डिनेट से, मतलब कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने, मोटी मोटी बात ये। q के कोऑर्डिनेट्स में से p के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके i j k लगाना है। तो क्या बनेगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। कंपोनेंट्स क्या हो गए? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का? स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ बस कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, पूरे के अंदर, पूरे को रूट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ये कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ, ये ईस्ट, यहां पे और यहां पे। इतना तो सभी को पता होगा, राइट में ईस्ट होता है। अब ये कह रहा है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। ओरिजिन से ही हम हमेशा मान के चलते हैं कि हमारे मोशन की जो भी है स्टार्टिंग हो रही है। तो 4 किलोमीटर्स मतलब तुम यहां मान लो पहुंच गए,
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? टुवर्ड्स वेस्ट है ना। कौन सी एक्सिस पे हो? एक्स एक्सिस पे। वेक्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो स्पेस में, पढ़ते किस में? स्पेस में। ये एक्स एक्सिस है तो 3 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे, बाकी 2 कोऑर्डिनेट 0 होंगे, वाई और जेड। और लेफ्ट की तरफ मूव करो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4। क्या होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? -4, 0, 0। इसके बाद अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां खड़ा हूं, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है? सामने की तरफ। एक्चुअली बता रहा हूं, नॉर्थ यही है, नॉर्थ यहां है, ठीक है यार। अगर मैं 4 कदम इधर भी आ जाऊं, 3 आऊंगा, ऐसी जगह इतनी थी, तो भी नॉर्थ क्या रहेगा? यही तो रहेगा। या मेरा नॉर्थ उधर चला गया? आ रही है बात समझ में? तो अगर यहां पे लड़की खड़ी है तो नॉर्थ अब सामने की तरफ है, तो ये कह रहा है अब वो कितना चल रही है? 3 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब अब यहां पे खड़े होके ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ डायरेक्शन। अब उसका उस तरफ नॉर्थ की तरफ फेस है, तो वो क्या करेगी? हल्का सा 30 डिग्री टिल्ट करेगी ईस्ट की तरफ, मतलब राइट साइड। अगर ऐसे फेस है तो हल्का सा ऐसे 30 डिग्री। देखो अगर यहां से पूरा ऐसे फेस कर लेगी, कौन से डायरेक्शन में हो गई? ईस्ट। वो नहीं करना, हल्का सा बस 30 डिग्री ऐसे किया, और अब चलना है 3 कदम आगे की तरफ। 3 किलोमीटर है जो कि इसमें, तो यहां से मान लो यहां पहुंच गई, ये कितना है? 30 डिग्री एंगल है ना, जितना उसने टर्न किया, तो यहां पहुंच गई। तो ये कह रहा है इस इनिशियल पॉइंट से यहां पे आगे वो फाइनली रुक चुकी है, इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट, मतलब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कैसे निकलता है? उन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करके उसकी लेंथ निकाल के। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचना है, डिस्टेंस कितने हो सकते हैं? इन्फिनिटली मैनी। आप जिस मर्जी रास्ते जाओ, अब यहां से चल के मान लो यहां पहुंच गए, ये डिस्टेंस काउंट होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहां जा रहे हो तो ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। इससे छोटा डिस्टेंस स्पेस में नहीं एग्जिस्ट करता। यहां से यहां पहुंचना, डिस्प्लेसमेंट निकालने। बेटा डिस्प्लेसमेंट मतलब हम वेक्टर्स के हिसाब से पढ़ेंगे सारी बातों को, बात समझना ध्यान से। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेक्टर जा रहा है, ये वाला वेक्टर हो गया वो। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। इस वेक्टर का क्या निकालना है? ये वेक्टर ओरिजिन से किसी को ज्वाइन कर रहा है। अगर मैं तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगा दूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तुम्हें, तो क्या तुम्हें ये वेक्टर मिल जाएगा? तो क्या उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा? तो बात आ गई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? बात आ रही है समझ में? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट से ना एक्स एक्सिस पे क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर। तो बेटा अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? इस ट्राइंगल को थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैं इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं बी, इसको नाम देता हूं सी। इस ट्राइंगल को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहां एंगल कितना है? परपेंडिकुलर गिरा है, यहां एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ए है, बी है और सी है। चलो सुनो, यहां पे क्या है आगे जाके? कहीं पे ओरिजिन है। ओरिजिन से सी तक डिस्टेंस कितना है? 4। और एसी डिस्टेंस कितना है? एसी डिस्टेंस कितना है? 3। तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने। कौन से पॉइंट के? कौन से पॉइंट के? ए पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला, हम ओरिजिन से कितना लेफ्ट आए हैं? कितना लेफ्ट आए हैं? ओबी जितना। ओरिजिन से ए पॉइंट पे जाने के लिए 2 तरीके के मोशन होंगे। एक तुम लेफ्ट आओगे, दूसरा तुम ऊपर जाओगे। लेफ्ट कितना आए हो? ओबी जितना। कितना आए हो? ये ओबी पता चल गया तो क्या मिल जाएगा? ए का एक्स कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से जितना ऊपर जाओगे वो ए पॉइंट का क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से कितना ऊपर जा रहे हैं हम? बी ए जितना। मतलब 2 चीजें निकालनी है, ओबी और बहुत सिंपल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ये कौन सी साइड है? 90 डिग्री के सामने वाली, हाइपोटेन्यूज। ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइन 60 डिग्री किस किस के इक्वल होगा? साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू AB बाय, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 3√3/2। मतलब मैंने क्या बताया था? AB क्या होगा? ओरिजिन से कितना ऊपर जाओगे तुम ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए, है ना? ओरिजिन से पहले लेफ्ट आए बी पे, फिर वहां से ऊपर गए। कितना ऊपर गए? ए बी जितना, मतलब 3√3/2। ये क्या आ गया? ए पॉइंट का। क्या बात आ रही है समझ में? अगर किसी को भी डाउट है तो बताओ। ये क्या आ गया? ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। इसके बाद
चलो ये तो मिल गया वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? सीधा 0 होगा। बच गया एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? ओबी डिस्टेंस निकालेंगे। ओबी डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओबी डिस्टेंस जो आएगा उसको नेगेटिव कर देंगे क्योंकि लेफ्ट वर्ड्स है वो, है ना, तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ओबी डिस्टेंस निकालने के लिए, ओबी डिस्टेंस निकालने के लिए बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहां लगाओ cos 60 डिग्री। cos 60 कौन कौन सी साइड्स का रेशो होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा जिन दो साइड्स के बीच में बनता है उनमें से एक बेस होती है, दूसरी हाइपोटेन्यूज होती है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या होगी? cos 60 किसके इक्वल होगा? BC बाय AC। cos 60 की वैल्यू 1/2। BC क्या है निकालना है, AC क्या है? BC क्या आ गया? 3/2। क्या BC चाहिए था? अरे नहीं रे, OB चाहिए था। क्या चाहिए था? OB कैसे आएगा? OC माइनस OC क्या है? 4 माइनस कितना आंसर आया? किसकी वैल्यू आ गई? OB। अच्छा OB डिस्टेंस तो पॉजिटिव है लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलना है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए A पॉइंट के? -5/2 है ना, 3/2 और 0। क्या हुआ? अच्छा 3√3/2 सॉरी, 3√3/2 और 0। हमें क्या निकालना है? O से A के बीच का डिस्प्लेसमेंट, मतलब उस वेक्टर की लेंथ निकालनी है। तो पहले OA वेक्टर बताओ। OA वेक्टर क्या होगा? -5/2 प्लस J कैप 0। K कैप स्किप भी कर सकते हो, नहीं लिखना चाहते। ये वेक्टर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर इज इक्वल टू 25 बाय प्लस 27/4। कितना आ गया भाई? 52/4 रूट। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है? √13। इसके बाद पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, then is it true that magnitude of A equals to magnitude of B plus magnitude of C? यार सिंपल सी बात है, देखो तीन वेक्टर्स गिवन है यहाँ, B, C और A। B और C को ऐड करोगे तो आपको A वेक्टर मिलेगा। तो आपको ये बताना है B और C को ऐड करके जब A वेक्टर बन रहा है तो क्या B के मैग्नीट्यूड और C के मैग्नीट्यूड को ऐड करके A का मैग्नीट्यूड आ सकता है? अगर ये ट्रू है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, और अगर ट्रू नहीं है तो जस्टिफाई भी करो। ये गिवन है, हमें ये बताना है। मैं बता देता हूं ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर के इक्वल होगा तो A का मैग्नीट्यूड इस होल के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ऑब्वियसली देखो दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? इक्वल। यहां दो वेक्टर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। होल पे मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं ब्रेक हो सकता। याद रखना, इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C। अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, होल पे मैग्नीट्यूड है, उसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि अलग अलग मैग्नीट्यूड कर दो और मैग्नीट्यूड का सम ले लो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? A वेक्टर इक्वल्स A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात गलत है। जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें बस दो एग्जांपल कोट करने। मान लो B वेक्टर है I कैप, और भी कुछ ले सकते हो अपनी मर्जी से, C वेक्टर J कैप। तो ये बताओ B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या बनेगा? I कैप प्लस J कैप। ये हो गया आपका A वेक्टर। तो अगर A का मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप प्लस J कैप क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √2। अच्छा ओके। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B? 1। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ C? 1। तो यहां में क्लियरली दिख रहा है कि B मैग्नीट्यूड और C मैग्नीट्यूड, एक बार इन दोनों को ऐड करो, मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या आ रहा है? 2। ये तो नहीं आ रहा A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये क्या कोई वेक्टर है? इसको आपने x स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल क्या बन गया? एक वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल गिवन है।
ये एक वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, याद करो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते थे, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो यहां पे अब क्या है, x साथ में ये वेक्टर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस j प्लस k कैप। मॉड्यूलस ऑफ x और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मॉड्यूलस ऑफ x क्या आ गया, 1 बाय रूट 3। x क्या आएगा, जब एक तरफ मॉड्यूलस हो और मॉड्यूलस हटाना हो तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाता है, तो x की ये दोनों वैल्यू सही है, 1 बाय रूट 3 भी हो सकती है और माइनस 1 बाय रूट 3 भी हो सकती है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि अगर देखो ये क्या है स्केलर, ये क्या है वेक्टर, वेक्टर और स्केलर जब मल्टीप्लाई होंगे तो अंदर स्केलर हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 3x स्क्वायर का रूट 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, 3x स्क्वायर क्या आ गया 1, तो यहां से x स्क्वायर आ गया 1 बाय 3 और x आ गया प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, ये भी ठीक है। एक और ऑप्शन भी, अगर मान लो यहां स्क्वायरिंग नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो, रूट 3, अब एक बात बताओ 3 और x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में होल पे रूट है, तो रूट 3 और रूट x स्क्वायर, रूट x स्क्वायर जो होगा ना वो होता है मॉड x। याद रखेंगे जब अंदर स्क्वायर है बाहर स्क्वायर रूट है, कभी भी अंदर अगर स्क्वायर है और बाहर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, मॉड्यूलस आता है जिसका स्क्वायर था, मॉड x आएगा इक्वल्स टू 1, सॉरी यहां 3 आएगा, तो मॉड x क्या आ गया 1 बाय रूट 3, अगेन x आ गया प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 जब मॉड्यूलस हटेगा। दोनों ही मेथड्स ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड b। रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर्स का सम, हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 यूनिट्स, और वो a और b वेक्टर्स का सम करके जो वेक्टर आएगा उसके पैरेलल हो, ठीक है। a और b वेक्टर गिवन है, उनका सम करके एक वेक्टर आएगा, उसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर गिवन है, आप a प्लस b वेक्टर निकाल लो, जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर मिल गया सम। इसको ना c वेक्टर मान लेना, इसी के पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मतलब इस c वेक्टर के लिए c कैप कैसे आएगा भाई, किसी भी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो a वेक्टर b वेक्टर को ऐड करके कोई वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसी वेक्टर को डिवाइड कर देना उस मैग्नीट्यूड से, ये सी कैप आ गया। ये सी वेक्टर के क्या है, ये सी कैप पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब मैं क्या चाहता हूं, मैग्नीट्यूड 1 ना हो, क्या हो 5, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर मतलब 5 सी कैप, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर जो इसके क्या है पैरेलल, ये किसके पैरेलल था सी वेक्टर के, तो इवेंचुअली 5 सी कैप किसके पैरेलल हो गया, इस वेक्टर के हो गया, मैग्नीट्यूड 5 है उसका, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 था, 5 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी गिवन वेक्टर्स हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c। क्वेश्चन में एबीसी वेक्टर्स गिवन है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो 2a माइनस b प्लस 3c के पैरेलल हो। यार सिंपल सी बात है, अगर एबीसी वेक्टर है तो 2a माइनस b प्लस 3c क्या होगा, वेक्टर होगा, निकाल लोगे एबीसी की हेल्प से, इसको डी वेक्टर मान लो, इसके लिए यूनिट वेक्टर निकालना है, कैसे निकलेगा यार, डी वेक्टर अपॉन डी का मैग्नीट्यूड, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स एसी। अरे अभी तक तो रेशो निकाला ही नहीं था, तो रेशो वाला क्वेश्चन आ गया, रेशो निकालो, कर लेते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है, कैसे शो करेंगे, सबसे पहले बताना, ए बी वेक्टर निकालेंगे और उसका फिर बी सी वेक्टर और फिर ए सी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड।
ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके लिए ए बी वेक्टर, सामने ए बी वेक्टर बताइयो। ए बी वेक्टर आएगा 4 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप, ओके फाइन, 6 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 और 16 रूट 56, ये आ गया 2 रूट 14। बीसी वेक्टर, मीत बीसी वेक्टर बता। 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप 9 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सिंबल मैं यहां तक लगा रहा था, अब नहीं लगाऊंगा। 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9 45, 45 और 81 126, 126 14 9 3 रूट 14 हो गया ना, ठीक है। एसी वेक्टर रोहन बता। 10 आई कैप, हाँ 15 के कैप, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 350। 350 को क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 14। छोटे डिस्टेंसेस कौन से हैं? हाँ, ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये तो हो गया। अब ये बताओ बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? ऑब्वियसली बी आएगा, क्योंकि ए टू बी और बी टू सी ऐसे करके ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है? रेशो जिसमें बी ए सी को डिवाइड कर, ठीक है। जब रेशियो फाइंड आउट करना हो, ऐसा क्वेश्चन किया अभी तक? अच्छा, रेशियो कौन से कॉन्सेप्ट में यूज होता था? सेक्शन फॉर्मूला में। उसमें रेशियो गिवन होता था m/n। फाइंड आउट क्या करते थे? ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है एसी को, इसके कोऑर्डिनेट्स या इसका पोजीशन वेक्टर, इसका क्या निकाला करते थे? पोजीशन वेक्टर। इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है बी की? बी डिवाइड्स एसी, इंटरनल डिवीजन है ना, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर का, इस पॉइंट का, बी पॉइंट का, माने किधर ध्यान दे भाई, अगर मैं बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी मान लूं, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए और इसका पोजीशन वेक्टर सी, मैंने अपनी तरफ से ये मान लिए। तो ये बताओ बी का पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता था? अगर रेशियो m/n है तो क्या फॉर्मूला था इंटरनल डिवीजन के लिए? अगर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? इसको इधर के पोजीशन वेक्टर से और इसको इधर के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। m क्या स्केलर, m को किससे मल्टीप्लाई करते थे? c वेक्टर, प्लस n को किससे मल्टीप्लाई करते थे? a वेक्टर, डिवाइडेड बाय सम ऑफ, ठीक है। जब रेशियो गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए? p का पोजीशन वेक्टर। इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। जब रेशियो फाइंड आउट करना हो, हम खुद से क्या मानते हैं? लेट द रेशियो बी k/1। हम खुद से ज्यूम करते हैं कि लेट द रेशियो बी k/1, ठीक है। उससे क्या होता है? m/n था ना रेशियो, वो k/1 मानने से एक वेरिएबल रह जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी पड़ती है। k/1 मान लिया, तो ये बताओ बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा? k इंटू प्लस 1 इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाय k+1। अब तुम्हारे पास क्योंकि ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यार सारे वेक्टर तो पता है तुम्हें, कौन सा वेक्टर नहीं पता? बोलो, कोई भी नहीं है ऐसा जो ना पता हो। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कोऑर्डिनेट से निकाल लो। 5 आई कैप 0 जे कैप -2 के कैप इज इक्वल टू के इंटू सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और इसमें क्या ऐड करना है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो क्या होगा? आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप डिवाइडेड बाय
k+1। लेफ्ट में क्या है, एक वेक्टर, राइट में ना इसकी और इसकी एडिशन है, उससे पहले ये k स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको कर दिया 11k i कैप, 3k j कैप और 7k k कैप। ठीक है, उसके बाद यहां k कैप नहीं लिखा, फिर इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये बनेगा 11k+1 i कैप, 3k - 2 j कैप, 7k - 8 k कैप। होल डिवीजन किससे थी, एक स्केलर k+1 से। भाई कंपोनेंट वाइज जब देखो पूरा वेक्टर किससे डिवाइड हो रहा है, एक ही स्केलर से, k+1 स्केलर है, तो हर कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा। तो आई कैन राइट इट एज k+1, यहां पे भी k+1 और यहां पे भी k+1। अब ये वेक्टर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर एक वेक्टर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों को कंपेयर करो, i वाले को i के, j वाले को j के, k वाले को k के इक्वल रखे, k की वैल्यू निकाल लो। 3k - 2 डिवाइडेड बाय k+1 इक्वल्स टू 0, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3k - 2 0 हो गया, k क्या आ गया 2/3। ऐसी बाकियों से भी क्या आएगा 2/3। तो रेशियो क्या माना था हमने, k:1, k क्या आया 2/3:1। अरे रेशियो कब आता है, इस टू का मतलब क्या होता है, डिवीजन, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2:3, ये रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 10, two adjacent sides of parallelogram are, find a unit vector parallel to its diagonal, also find its area। बेटा पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, पढ़ा है। अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, अगर मैं ये एक वेक्टर मान लूं, ये दूसरा वेक्टर मान लूं, ठीक है, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, कोइनिशियल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम मिलेगा a+b। वो कौन सा वेक्टर होगा, यहीं से शुरू होने वाली, ज्यादा तेज हो गया, हाँ, ये वेक्टर कौन सा आएगा, a वेक्टर प्लस, ठीक है। तुम्हें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसके पैरेलल, तो सिंपल सी बात है, अगर पैरेललोग्राम लॉ आता है तो होगा ये कि बस दो वेक्टर, कुछ नहीं करना, दो वेक्टर को ऐड करो, डायगोनल मिल गई, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आगे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मॉड नहीं है ना, तो जो दो वेक्टर गिवन है उनको मल्टीप्लाई करना क्रॉस प्रोडक्ट से, मैग्नीट्यूड निकालना, हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis ox, oy, oz are 1/√3, 1/√3, 1/√3। अरे डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल क्या होते थे, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वली इंक्लाइंड टू ox, oy, oz। कोई भी वेक्टर का जो ox के साथ एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, ox मतलब x एक्सिस, अल्फा किसी भी वेक्टर का y एक्सिस के साथ और z के साथ, तीनों अरे इक्वल हैं, मतलब अल्फा किसके इक्वल है, बीटा किसके इक्वल है, गामा। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, कह रहे शो करो डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन तीनों किसके इक्वल है, ये शो करना है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, एल एम एन 1/√3, 1/√3, 1/√3 शो करना है। अगर याद है तुमने क्वेश्चन किया था, हाँ, कि अगर कोई वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइन सेम हो, डायरेक्शन कोसाइन, तो वो हर एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है। नहीं है याद तो पिछले पेजेस छाट लेना, नहीं तो अपना दिमाग लगा लेना। तुम्हें अल्फा बीटा गामा इक्वल दे रखा है, एल एम एन निकालना है, ठीक। होमवर्क क्या हो गया 10th और 11th।